धान की पहली रोपाई का समय आ गया था, लेकिन काशीपुर गांव में पानी की एक बूंद तक नहीं गिरे थे। सभी किसान बहुत परेशान थे। उनको बहुत दुख हो रहा था कि आखिर इस बार काशीपुर गांव में पानी बरसेगा भी या नहीं। अरे भाई सोनू, इस बार का मौसम देखकर ऐसा लग रहा है कि बारिश हो ही नहीं सकती। और अगर बारिश नहीं हुई तो हम लोग अपने खेतों में धान की रोपाई कैसे करेंगे? हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे हमारे गांव में बस एक ही आदमी ऐसा है जो बुद्धिमान है और हर समस्या का कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकालता है। अरे सोनू भाई, वो आदमी कौन है? शायद मुझे तो नहीं मालूम है। और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसका नाम क्या है? अरे मोनू भाई, हमारा बिरजू। बिरजू इस गांव में कैसा आदमी है जो हर समस्या का समाधान जरूर निकलता है। बेशक उसे समाधान निकालने में देर लग जाए और बारिश नहीं हो रही है तो शायद इसका भी वो कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेगा। वो कुछ भी कर सकता है। जादू टोटका करवाकर पानी बरसवाएगा, आएगा, पर टाइम लगेगा। तो हाँ भाई, हमारा बिरजू इन सभी कामों में बहुत माहिर है और इसी वजह से इस गांव में उससे लोग बहुत जलते हैं। जैसे कि उसका बड़ा भाई कभी भी उसे नहीं मानता है, लेकिन वो अपने भाई को बहुत मानता है। यह है बिरजू, जो गांव का सबसे बुद्धिमान और ईमानदार आदमी है। कई लोग गांव में इससे बहुत जलते हैं क्योंकि इसे हर समस्या का समाधान मालूम होता है और ये अपने गांव के प्रति बहुत ही दयावान है। इसीलिए कई लोग इसे बहुत जलते हैं। बिरजू का बड़ा भाई ही बिरजू से जलता है। अरे कुंती, धान की पहली रोपाई का समय आ गया है, लेकिन बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ रही है। मैं अभी तक तो बहुत कोशिश की है कि जैसे तैसे बारिश हो जाए, लेकिन बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही है और गांव में कई लोगों की नजरें उस पर ही टिकी हुई है। हाँ जी, आपके तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन आज तो हमारी बेटी की तबीयत खराब है। आप कुछ करो ना। और अगर धान की रोपाई थोड़ी हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे पहले अपने इंसान की अहमियत को समझो और इसे कैसे भी करके ठीक करवाओ। हाँ, कोई हमारी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अभी जमींदार जी के पास जा रहा हूँ और कुछ पैसे मांग कर ले आ रहा हूँ। वैसे मैं क्या करूँ? मैंने उनके पास काम तो किया है, लेकिन क्या वो मुझ पर भरोसा करके मुझे पैसे देंगे? अरे हम लोगों पर इतनी बड़ी परेशानी है तो हमको कहीं ना कहीं जाकर कुछ ना कुछ उपाय जरूर करना है ना। और अगर नहीं जाओगे तो वो घर चलकर थोड़ी ना दे जाएंगे। और अगर आप उनके पास जाओगे तो शायद आप पर दया करके कुछ पैसे उधार दे दें। बिरजू बेचारा आंखों में आंसू लेकर जमींदार के घर के लिए निकल पड़ता है। उसकी आंखों में बेबसी और लाचारी साहब झलक रही थी। जमींदार साहब नमस्कार। आज मैं काम पर नहीं आया तो उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मैं काम पर इसलिए नहीं आया कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उसकी इलाज के लिए मेरे पास थोड़े भी पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हैं? अरे बिरजुआ, तुझे मेरे यहाँ काम करते हुए कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन तू उधारी मांगने लगा है? अरे तुम जैसे लोग काम के नाम पर कलंक हो। अरे 2 दिन काम करते हो और फिर तुरंत उधारी मांगने लगते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम जैसे लोगों को मैं अपने यहाँ काम पर नहीं रख सकता। अरे तुम्हारे जैसे लोग हमारे पास से कुछ कम होंगे, तभी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जा बिरजुआ, मैं तुझे काम से निकाल रहा। मालिक, आप ऐसा मत बोलो। आप बेशक मुझे पैसे मत दो, लेकिन मेरे दिहाड़ी की नौकरी तो मत छीनो मालिक। अरे ओ मालिक। श्यामलाल बिरजू की एक भी बात नहीं सुनता है और वहां से चुपचाप अंदर की ओर चला जाता है। बिरजू के चेहरे पर लाचारी और बेबसी और भी बढ़ चुकी थी। अरे मैंने घर में कहा था कि मैं बेटी की दवाई के लिए पैसे लेकर जरूर आऊंगा और मेरी बस उम्मीद यही श्यामलाल था, लेकिन उसने भी धोखा दे दिया और उल्टा नौकरी से निकाल दिया। मेरे ऊपर जितना दुख है इतना किसी पर ना आए। मेरे मालिक, अपने पिछले जन्म में मुझे ऐसी कौन से खुशी दे दी थी जो उसका बदला आप मुझे इस तरह रुला रुला कर ले रहे हो?
फिर बिरजू को एक उपाय सूझता है। उसे भगवान पर थोड़ा भरोसा आता है और वो मंदिर हो जाने के लिए सोचता है। बिरजू कृष्ण जी के मंदिर में जाता है और कहता है, कृष्ण जी, मेरी जिंदगी में बहुत दुख है, क्या आप इन्हें दूर कर दोगे? और मेरी बेटी की तबीयत खराब है, या तो आप उसे ठीक कर दो या मुझे कहीं से भी पैसे दे दोगे। और मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, इसलिए आप मेरी मदद कर दोगे। मेरे मालिक, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, और अगर आप मेरी मदद कर रहे हो तो एक बार गठिया की आवाज सुनाई दे दो, मैं समझ जाऊंगा। बिरजू के ऐसा कहते ही मंदिर में घंटियों की आवाज गूंजने लगती है। बिरजू बहुत खुश होता है और बिरजू अपने घर के लिए जा ही रहा होता है, तभी उसे कुछ पैसे पड़े हुए दिखाई देते हैं। बिरजू उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और राधे राधे, मेरे मालिक जय हो। हरे कृष्णा हरे, आपने मेरी मदद कर दी। आप बहुत दयावान हैं मेरे मालिक। अब मैं अपनी बेटी की तबीयत में सुधार लाऊंगा। बिरजू उन पैसों को लेकर जा ही रहा होता है, तभी रास्ते में एक कर आकर बिरजू को धमकाने लगता है। अरे वो आदमी, मैं एक बहुत बड़ा चोर हूं और मेरे पीछे देख बंदूक टंगी हुई है। मैं तुझे कह रहा हूं कि तू मुझे अपने पास के सारे पैसे दे दे, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे ही मार दूंगा। बिरजू अपनी सारी परेशानी को भूलकर उस चोर को पैसे दे देता है, क्योंकि उसे पता था अगर वो पैसे नहीं देगा तो वह कर उसे मार देगा, और अगर बिरजू को कुछ हुआ तो उसके साथ उसकी बेटी और उसकी पत्नी की भी जान जा सकती है। सबको ध्यान में रखकर बिरजू ने पैसे दे दिए और वहां से चला बना। बिरजू वह सोचता है कि वह अपने भाई से मदद मांगने के लिए जाएगा, शायद वो उसकी मदद करते। दोस्त, अरे भाई, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और आप मुझे 1000 रुपए उधार दे दो। मैं सच कह रहा हूं कि आपके पैसे मैं कुछ ही दिनों में लौटा दूंगा। अरे मेरे भाई, मैं आपको पैसे तो दे देता, लेकिन मजबूरन तुम्हें मना कर रहा हूं, क्योंकि मैं कल ही अपने खेत में धान की रोपाई कराई हुए तो उसमें पैसे खर्च हो गए। अरे मुझे भी आज दुख हो रहा है कि मैं अपने भाई की मदद नहीं कर पा रहा हूं। बिरजू का भाई इतना कहकर तुरंत अपने घर के अंदर चला जाता है। तभी बिरजू की भाभी उसके भाई से कहती है, अरे तुमने अपने भाई की क्यों मदद नहीं करी? अरे वो तो तुम्हारा भाई था और उसकी बेटी की तबीयत खराब है, तो तुम इस समय उसकी मदद नहीं करोगे तो कब करोगे? अरे मैं क्यों सबकी मदद करता फिरूं? अरे किसी को पैसों की जरूरत है तो खुद काम करे और खुद अपनी मदद करे, समझी? और ज्यादा फालतू बोलोगी तो तुम्हारे ऊपर 2-4 डंडे पड़ जाएंगे। बिरजू फिर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वही चोर उसके पास आता है और बिरजू से कहता है, अरे भाई तुम, हेलो, अपने पैसे, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं भाई, तुम तो बहुत बड़े तांत्रिक हो। वह चोर वहीं पैसे डालकर भाग जाता है। बिरजू समझ जाता है कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। बिरजू तुरंत मेडिकल पर जाता है और दवाई निकलवा लेता है। अरे कुंती बेटी को जल्दी से दवाई खिलाओ और कुछ देर में इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, डॉक्टर साहब ने यही कहा है। अगले दिन सुबह होते ही बिरजू की बेटी की तबीयत ठीक हो जाती है और बिरजू के पास कुछ पैसे बच जाते हैं। कभी बिरजू अपनी पत्नी से कहता है, अरे कुंती देखो, हमारे पास कुछ रुपए बच गए हैं और इसलिए मैं सोच रहा हूं कि अपने गांव में मैं सब्जियां बेचने का काम करूं, ताकि हमारे कुछ कमाई हो जाएगी और उसके बाद हमारे पास कुछ पैसे हो जाएंगे जिनसे हम अपने खेत में धान की रोपाई कर देंगे। हाँ जी, आपने सोच तो अच्छी चलाई है और आपने जो काम सोच है वो भी बहुत अच्छा है। आप आज ही जाओ और किराए पर एक ठेला ले लेना और इस पर सब्जियां लादकर बेचने लगा। बिरजू पैसों को लेकर बाजार के लिए निकल पड़ता है
ताकि वह एक ठेला किराए पर ले सके और सब्जियां बेचने लगे। अरे भाई साहब, आपके पास बहुत सारे ठेले हैं और आप ऐसा करो कि मुझे एक ठेला किराए पर दे दो और एक दिन में इस ठेले की कीमत कितनी देनी पड़ेगी? देखो भाई साहब, अगर आप ठेला ले जा रहे हो तो आपको इस ठेले के एक दिन का किराया 20 रुपए देना पड़ेगा। अगर आपको मंजूर है तो आप ले जा सकते हो, पर इसमें कुछ टूटना नहीं चाहिए, इतना याद रखना, और ना उसका जुर्माना पड़ेगा। बिरजू उस आदमी की सारी शर्तें मान लेता है और एक ठेला ले लेता है। बिरजू कुछ सब्जियों को खरीदकर अपने गांव के लिए रवाना होता है। देखो कुंती, मैं कुछ सब्जियों ले आया हूँ और कल सुबह इन्हें मैं गांव में बेच दूंगा। ठीक है जी, और आप इन सब्जियों को थोड़े कम दाम में बेचना था कि सब लोग सब्जियां लें और जल्दी से बिक जाए। अगले दिन सुबह होते ही बिरजू सब्जियों को बेचने के लिए जाता है। सब्जियां ले लो, सब्जियां, ताजी ताजी सब्जियां, बिल्कुल सस्ते दाम में सब्जियां ले लो। बिरजू की आवाज सुनकर उसके पास एक आदमी आता है और वह बिरजू से कहता है, अरे भाई, तूने सब्जियां बेचना शुरू कर दी हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इस बार खेत में धान की रोपाई नहीं करोगे क्या? अरे भाई, मैं सब्जियां इसीलिए बेचनी शुरू की है कि कुछ पैसे हो जाएं और फिर धान की रोपाई कर दूं। धीरे धीरे करके बिरजू के पास ग्राहकों की भीड़ लग जाती है और उसकी सब्जियां तेजी से बिकने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन गांव में सुबह सुबह मूसलाधार बारिश होने लगती है। अरे कुंती, देखो आज कितनी ज्यादा बारिश हो रही है और अब मुझे लग रहा है कि हम अपने खेतों में धान की रोपाई आराम से कर सकेंगे। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब ये बारिश हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि धन की पहली रोपाई का समय यही होता है। और भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने इस समय हम लोगों की मदद कर दी। और अब तो हम लोगों के पास पैसे भी हो गए हैं, तो हम लोग अपने खेत में धान की रोपाई आसानी से कर सकते हैं। बारिश पूरे 2 दिन तक होती है, उसके बाद बंद हो जाती है। फिर गांव के सभी किसान अपने अपने खेतों के लिए निकल पड़ते हैं। कुंती, गांव के सभी किसान अपने अपने खेतों में रोपाई करने के लिए निकल चुके हैं और अब मैं भी धान की रोपाई करने के लिए जा रहा हूं। बिरजू भी अपने खेत में धान की रोपाई करने के लिए निकल जाता है। उसे बहुत खुशी थी कि बारिश में किसानों का बहुत भला किया है। बिरजू बहुत खुश होकर अपने खेत में धान की रोपाई करने लगता है। बिरजू धान की रोपाई बहुत अच्छे से करता है। मौके पर बारिश हो जाती है तो गांव में सब लोगों के खेतों में धान की रोपाई हो जाती है। किसान बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी खुशी बस यही थी कि बारिश हो जाए और गांव में सभी लोग खुशी खुशी रहते हैं। रामपुर गांव में एक गरीब आदमी हरिया अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। हरिया का एक बड़ा भाई था जिसका नाम था सुखिया, जो गांव में जमींदार के नाम से जाना जाता था। उसने हरिया के साथ चालाकी करके सारी अच्छी जमीन यानी उपजाऊ वाली वह सब अपने नाम कर ली और बंजार वाली जमीन हरिया को। लेकिन हरिया एक निर्मल और शांत दिल इंसान था। उसके भाई ने उसके साथ चालाकी की, लेकिन हरिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह मजदूरी करके अपना घर चला रहा था। फिर एक दिन अरे जी, घर में राशन बिल्कुल खत्म है और हम लोग आज भूखे ही रहेंगे। और हम लोग आज इतने गरीब और लाचार हैं, सिर्फ तुम्हारे भाई की वजह से,
क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हारे साथ चालाकी ना करी होती तो शायद हम लोगों को दर दर की ठोकरें खानी ना पड़ने। अरे गौरी, ऐसा मत बोलो, इसमें मेरे बड़े भाई का कोई दोष नहीं है। यह तो हम लोगों के भाग्य की बात है। और वैसे भी जो मेरे हिस्से में आया वह भाई ने मुझे दे दिया, और जो उनके हिस्से में आया वह उन्होंने ले लिया। अब उसमें उन्होंने गलत क्या किया है? अरे आपको यही नहीं मालूम है कि आपके भाई ने आपके साथ क्या चालाकी करी है? देखो, उन्होंने उपजाऊ वाली जमीन अपने नाम कर ली है और बंजर वाली जमीन आपके नाम कर दी है। अब इसमें उन्होंने आपके साथ चालाकी नहीं करी तो क्या किया है? अरे नहीं गौरी, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं आज ही अपने भाई के पास जा रहा हूं और उनसे कुछ ऐसा की मांग करता है, और फिर तुम देखना मेरे भाई मुझे तुरंत पैसे दे देंगे, क्योंकि वह मेरे बड़े भाई हैं और उन्होंने मेरे साथ कोई चालाकी नहीं करी है। गौरी, अब मैं जा रहा हूं अपने भाई के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए। नमस्ते भैया जी, क्या हाल है? भैया, मुझे आपसे कुछ काम था, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, तो कृपया करके आप मुझे वो रुपए दे दो ताकि मेरा कुछ भला हो जाए। अरे हरिया, हम दोनों लोग अलग अलग घरों में रहते हैं और अलग अलग खेत भी हैं। अरे हम लोगों में बंटवारा हो गया है तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम अपने खेतों में मेहनत करो या फिर मजदूरी करो। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे भैया, हम लोगों का बंटवारा हुआ है और सिर्फ जमीन घर का ही हुआ है, और हम दोनों भाइयों में जो खून का रिश्ता है उसमें थोड़ी ना बंटवारा हो गया है। और जब भी किसी को कोई जरूरत पड़ती है तो उसे अपना ही याद आता है। तो भैया जी, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं और आप मेरी मदद कर दीजिए ताकि मेरा दिल ना दुखी और मैं खुशी खुशी यहां से वापस लौटूं। देख हरिया, तू मुझे ज्ञान मत दे, क्योंकि मुझे भी मालूम है किसके साथ क्या करना है। और देख, तू कुछ भी कह ले, लेकिन मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। और अब मेरी राय बस यही कह रही है कि तू मेरे घर से निकल जा, नहीं तो मैं तुझे नौकरों से धक्का मारकर बाहर निकलवाऊंगा तो तेरी बेइज्जती होगी। और मैं तुझ पर थोड़ा बहुत तरस खा रहा हूं ताकि तेरी बेइज्जती ना हो, इसीलिए मैं तुझे चुपचाप घर से निकाल रहा हूं। और अब तू यहां से चला जा। हरिया बड़ा उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। खुद से कहता है, सच में मेरी पत्नी जो भी कह रही थी बिल्कुल ठीक कह रही थी, और आज साबित हो गया कि मेरे भाई आप मुझे भाई वाला बर्ताव नहीं कर रहे हैं। मैं उन्हें चाहे जितना प्यार दूं और इज्जत, लेकिन वह मुझसे सही ढंग में बात नहीं करेंगे। आखिर मैं क्या करूं? और मैं अपने भाई से कभी कुछ कहा भी नहीं, लेकिन पता नहीं वह क्यों मुझसे नाराज है और मुझ पर गुस्सा कर रहे थे। हे भगवान, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, तो कृपया करके आप कुछ मदद करें। अब हरिया को अपनी पत्नी की बातों का विश्वास हो जाता है। हरिया घर जाता है तो उसको उदास देखकर उसकी पत्नी गौरी समझ जाती है कि सुखिया ने उसे पैसे नहीं दिए हैं। इसीलिए गौरी हरिया से कहती है, अरे जी, आप इतना उदास मत हो, क्योंकि मैं जानती हूँ आपके भाई ने आपकी मदद नहीं की है। और मैं तो पहले से ही कह रही थी कि तुम्हारे भाई बड़े लालची हैं और उनको तुमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि भगवान सबके साथ होता है और वह हर किसी की मदद करता है। बस हौसला रखो। हाँ गौरी, तुम बिल्कुल सही कह रही थी, लेकिन मैं तुम्हारी बात पर विश्वास न करके अपने भाई की बात पर विश्वास किया कि मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वह तो मुझसे नफरत करता है। लेकिन कोई बात नहीं गौरी, अब मैं भी कुछ न कुछ करके पैसे कमा लूंगा और अच्छा घर बनवाऊंगा। हाँ, ये हुई ना बात। आप बिल्कुल भी उदास मत हो, क्योंकि आप अगर अपना हौसला रखोगे तो कुछ भी कर सकते हो। आप मेहनत करो और आगे बढ़ो। गौरी हरिया का हौसला बढ़ाती है ताकि हरिया हिम्मत ना तोड़े। हरिया का बड़ा भाई सुखिया गांव में दूध बेचता था। उस पूरे गांव में मात्र एक आदमी सुखिया ही दूध बेचता था, जिसके कारण उसे खुद पर बहुत घमंड था
और ग्राहकों की ऐसी तैसी करता रहता था। अरे भाई, मेरे घर में आज मेहमान आए हुए हैं, तो आप बता दीजिए कि 1 किलो दूध कितने रुपए में दिया है। देखो, मैं हर रोज अपने दूध की रेट कम ज्यादा नहीं करता हूं। जब से मैंने दूध बेचना शुरू किया है, तब से मेरे 1 किलो दूध का दाम 100 रुपए है। बताओ तुम्हें कितना चाहिए, मैं अभी दे देता हूं। अरे भाई, तुम तो 1 किलो दूध का दाम बहुत ज्यादा रखें हो। इतने में तुम्हारा दूध कौन लेगा? भाई, कुछ काम रुपए में दो तो मैं भी ले लूं। देखो, तुम्हें दूध लेना हो तो तुम ले लो, वरना जो यहां से मैं अपने दूध का दाम कभी कम नहीं करूंगा, और जिसको दूध लेना होगा वह जरूर लेगा। अरे, एक तो तुम अपने दूध का दाम बहुत ज्यादा बता रहे हो और ऊपर से अकड़ भी बहुत दिखा रहे हो। हे भगवान, इस गांव में कोई और दूध बेचने लगे जिसके चलते तुम्हारा घमंड चूर चूर हो जाए, और देखना कोई दूसरा भी दूध जरूर बेचेगा। इतना कहकर वो बाद में गुस्से में वहां से चला जाता है। हरिया काम की तलाश इधर उधर घूम रहा था। फिर वह एक जमींदार के पास जाता है और उससे कहता है, जमींदार साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैं पड़ोस के गांव से आया हूँ और मैं यहाँ काम की तलाश में ढूंढ रहा था। तो क्या आपके यहाँ मुझे कोई काम मिल जाएगा? वैसे मैं हर काम कर लूंगा, चाहे वह खेत का है या फिर घर का। अरे, मैं तुम्हें जानता हूं कि हरिया हो, और तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। उन्होंने सारी जमीन अपने नाम कर ली है और बंजर वाली जमीन तुम्हारा नाम करती है। लेकिन कोई बात नहीं, अपने कर्म का फल उसे जरूर मिलता है, चाहे वह कोई भी हो कि मैं रहूं, क्योंकि मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। लेकिन तुम वही काम करो जो तुम्हारे परिवार में सदियों से हो रहा है। हाँ, मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं की। मेरा परिवार ऐसा क्या व्यापार कर रहा था जो मुझे नहीं मालूम है। कृपया आप मुझे थोड़ा समझाते हुए भाव में बताइए। अरे, इतना परिवार दूध का व्यापार कर रहा था, और तुम्हारा भाई भी दूध का व्यापार कर रहा है, क्योंकि तुम्हारा परिवार दूधिया के परिवार से फेमस था। अब तुम जाओ और एक गाय खरीद लो, फिर धीरे धीरे करके अपना व्यापार आगे बढ़ाओ। अच्छा, तो यह बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बताया। अब मैं एक गाय खरीद लूंगा और अपने घर का खर्च अच्छे से चलाऊंगा। हरिया घर जाता है। उसको खाली हाथ घर लौटता देखकर गोरी उससे कहती है, अरे जी, आप फिर से खाली हाथ लौट आए हो। क्यों, आपको कहीं काम नहीं मिला क्या? या फिर कोई ऐसा काम मिला हो जिसे आपने ही ना किया हो? नहीं गोरी, ऐसी बात नहीं है। अरे, मैं अपना घर चलाने के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि मुझे काम ही नहीं मिला है। लेकिन हाँ, हमारा घर चल सकता है। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, और वह मुझे आज पता चल चुकी है। आखिर ऐसा क्या पता चल गया आपको जिससे हमारा घर अच्छे से चल सकता है? जी, कृपया करके मुझे जल्दी बताइए। देखो गोरी, हमारा परिवार एक दूधिया नाम से जाना जाता है, और बचपन में मैंने देखा था कि मेरे पिताजी और दादाजी दोनों लोग दूध बेचा करते थे, और इसीलिए मेरे बड़े भाई भी दूध बेचते हैं। तो अब मैं भी दूध बेचूंगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पैसे कहां से लाऊंगा। मेरे पास गाय खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। ओह अच्छा, ऐसी बात है तो आप चिंता मत करो, क्योंकि मेरे पास मेरे सोने के कंगन रखे हुए हैं। आप उन्हें बेचकर एक अच्छी सी गाय खरीद कर लाना और अपने काम में सफलता पाना। ठीक है गोरी, मैं अभी जा रहा हूं और तुम्हारे कंगन बीच कर एक गाय खरीद कर लाऊंगा जो एक अच्छी किस्म की हो। हरिया अपनी पत्नी के कंगन को लेकर शहर की ओर जाता है। भाई साहब, आपके पास बहुत सारी गाय हैं और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा और मुझे गाय खरीदनी है। तो भाई साहब, आप मुझे बता दीजिए कि एक गाय का मूल्य कितना है, क्योंकि मैं एक ही गाय खरीद लूंगा। भाई, मेरी एक गाय का मूल्य 5,000 रुपए है और मेरी सभी गाय अच्छी किस्म की है। दूध देने में बहुत अच्छी हैं। अगर आपको दाम सही लगे तो ले लो। ठीक है भाई, मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए ही हैं, तो आप मुझे एक गाय दे दो।
हरिया गाय को अपने घर में ले आता है। गाय ऐसी होती है कि वह बिना बच्चों के ही दूध दे देती है, क्योंकि उनके बच्चे वह गाय वाला बेच देता था, लेकिन गाय बहुत अच्छी किस्म की थी। अरे जी, आप गाय तो बहुत अच्छी ले आए हो, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसका बच्चा कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अरे गौरी, यहाँ ऐसी गाय हैं जो बिना बच्चों के दूध देती है, क्योंकि इसका मालिक जो था वह गाय के बच्चों को बेच देता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब जो भी अगली बार से बच्चे होंगे वह हम लोग पाल लिया करेंगे। वह अच्छा, चलो कोई बात नहीं। मुझे खुशी हुई कि मेरे कंगनों से ही अच्छी गाय मिल गई है, और अब मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे घर का खर्च आराम से चल जाएगा। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनकी गरीबी दूर होने वाली थी। अगले दिन ही हरिया ने एक केन में दूध रखा और बेचने लगा। लेकिन खुशी की बात तो यहाँ थी कि पहले दिन ही उसके पास एक गांव वाला दूध लेने के लिए आया, जो कि सुखिया से नाराज होकर उसकी दुकान से चला जाता है। अरे भाई, तुमने बहुत अच्छा किया जो दूध बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि इस गांव में तुम्हारा भाई है, दूध बेचता था, लेकिन वह बहुत महंगे काम में बेचता है, और इसीलिए मैं उससे नाराज होकर उसकी दुकान छोड़कर चला गया था। तो भाई, आप बताइए कि आप कितने रुपए में दूध दे रहे हो? हाँ भाई, मेरा भाई बहुत ही लालची है और घमंडी भी, इसीलिए मैंने दूध बेचना स्टार्ट किया है। भाई, 1 किलो 30 रुपए में देता हूँ, आप बताइए, या आपको कितना दूध चाहिए? और यह भी बताइए कि मैं दूध का दाम ज्यादा तो नहीं कर रहा हूँ। भाई, बहुत खुशी की बात है कि तुमने दूध बेचना स्टार्ट किया है, लेकिन सच में तुम बहुत अच्छे आदमी हो, क्योंकि तुम्हारा भाई 100 रुपए में 1 किलो दूध देता है, लेकिन तुम सिर्फ 30 रुपए में दूध दे रहे हो। भाई, तुम्हारा दाम बहुत अच्छा है, अब तुम मुझे 2 किलो दूध दे दो। धीरे धीरे करके हरिया के पास ग्राहकों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि हरिया बिल्कुल शुद्ध दूध बेचता था और बहुत कम दाम में बेच रहा था। जब यह बात हरिया के बड़े भाई सुखिया को पता चलती है तो वह बहुत गुस्सा करता है। अरे ये हरिया मेरा भाई नहीं, मेरा दुश्मन है, दुश्मन। अरे इसमें मेरा अच्छा काम चला देख, खुद भी दूध बेचने लगा है। मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये इतने कम दाम में दूध बेचेगा तो सारे ग्राहक किसी के पास जाएंगे और मेरे पास कोई नहीं आएगा। लेकिन मैं उसका क्या कर सकता हूं? मुझे तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मालिक, हम हरिया का कुछ नहीं कर सकते, पर मैं कहता हूं कि आप भी दूध का दाम कम कर लो तो शायद आपके पास भी ग्राहक आने लगेंगे। नहीं रामू, मैं कभी दाम कम नहीं करूंगा, बेशक कोई ग्राहक आए या ना आए। अगले दिन सुबह होते ही सुखिया के घर एक बूढ़ी अम्मा आती है और वो सुखिया से कहती है, अरे बेटा, मैं कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, तो तुम मुझे कुछ रोटी दे दो जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा दूं। अरे जाओ यहां से, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, और वैसे भी मेरा दिमाग सटका पड़ा है और तुम ऊपर से और गुस्सा दिलवाने के लिए आ गई हो। जाओ चुपचाप यहां से। सुखिया की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा बहुत उदास होती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कह सकी। अम्मा देखते देखते हरिया के घर के पास आती है और आवाज लगाती है, बेटा, घर पर हुई है क्या जो मेरे कुछ मदद कर दे, क्योंकि मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। कोई मुझे खाना देगा क्या? अम्मा बात सुनकर हरिया खाना लेकर घर से बाहर निकलता है और अम्मा से कहता है, अम्मा, ये लो खाना। मैं तुम्हें 56 प्रकार के भोज तो नहीं मिला सकता हूँ, लेकिन मेरे घर में जो भी रूखा सूखा है आप उसे स्वीकार करो और खा लो। बेटा, तुम बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान हो। मैं तुम्हारा यह खाना स्वीकार करती हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए। मैं हर वरदान दे सकती हूँ जो भी इंसान मांगता है। अच्छा अम्मा, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे कोई ऐसा वरदान दे दो जिसके चलते मैं हर व्यक्ति की मदद कर सकूं और मेरे घर से कोई भूखा
या फिर तकलीफ में न जाए। अरे बेटा, मैं तुम्हारा जवाब सुनकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जो भी कहोगे वह हो जाएगा। तुम जो भी मांगोगे वह मिलेगा। लेकिन बेटा, इतना याद रखना, इस वरदान का गलत इस्तेमाल कभी मत करना और अपने लालची सुख के लिए कभी मत करना। अब हरिया को बहुत बड़ी खुशी थी क्योंकि उसके पास ऐसा वरदान था जिससे वह हर किसी की मदद कर सकता था। भाई साहब, मुझे कुछ अनाज की जरूरत है, तो कृपया करके आप मुझे अनाज दे दो, क्योंकि मैंने सुना है आपके पास ऐसा वरदान है जिसके कारण कि आप जो भी कहोगे वह हो जाएगा। हाँ भाई, क्यों नहीं, अभी यह को अनाज। भाई साहब, मुझे एक बोरी आटे की जरूरत है, तो कृपया करके आप हटा मंगा दो। अब हरिया और गांव वाले बहुत खुश थे क्योंकि हरिया हर किसी की मदद कर रहा था। इसी तरह वह अपना जीवन बिताने लगते हैं।